नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ठहराव यानी एग्रीमेंट। हम देखेंगे कि ठहराव किसे कहते हैं यानी परिचय, ठहराव की परिभाषा की बात करेंगे और फिर ठहराव के लक्षण की बात करेंगे और अंततः हम लोग ठहराव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ठहराव का परिचय क्या होता है, यानी ठहराव आखिर होता क्या है, अर्थ क्या है ठहराव का। किसी भी अनुबंध के लिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समस्त प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार नियमों एवं शर्तों के साथ उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इस स्थिति को ठहराव कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैंने किसी भी विद्यार्थी से अपना प्रस्ताव रखा और उस विद्यार्थी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो यहीं पे ठहराव हो जाएगा यानी एग्रीमेंट इसको हम लोग कह देंगे। अर्थात किसी निर्णय पर दो या दो से अधिक पक्षकारों की सहमति ही ठहराव है। तो यहाँ पे माना जा सकता है कि हमारे बीच और उस विद्यार्थी के बीच जो सहमति हुई किसी भी निर्णय पर, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, उसने स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है सर, मैं आपकी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि 1000 रुपये में मेरी क्लास हम बेचेंगे उसको, और वो कहा कि हम खरीद लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों की सहमति बन गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ठहराव हो जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम में ठहराव की अपनी अहम भूमिका है, क्योंकि ठहराव ही किसी अनुबंध का आधारभूत स्तंभ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक ठहराव का राजनियम द्वारा प्रवर्तनशीलता अति आवश्यक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो राजनियम है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उसके द्वारा प्रवर्तनशीलता अति आवश्यक है किसी भी अनुबंध का, और अनुबंध में ठहराव अति आवश्यक है। और अनुबंध जो है उसमें ठहराव उसका आधारभूत स्तंभ माना जाता है। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं होगा। ये भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है। इस बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठहराव की परिभाषाएं। अब ठहराव की परिभाषाएं किसने किसने दिया है इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि पोलॉक के अनुसार ठहराव एक या एक से अधिक पक्षकार या पक्षकारों के लिए कार्य करने या न करने का चिंतन है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक या एक से अधिक पक्षकार हैं, उन लोगों के बीच कोई भी कार्य है उसको करने के लिए, या फिर कोई ऐसा कार्य है जिसको नहीं करना है, यानी ये दो देश होते हैं, दो देशों के बीच में अनुबंध होता है कि हम लोग स्मगलिंग को रोकेंगे। तो स्मगलिंग को रोकने के लिए ठहराव ये होता है कि हमको उसकी सप्लाई वगैरह पर ध्यान देना है कि सप्लाई ना हो पाए। तो सप्लाई ना हो पाए, कोई कार्य ना हो पाए, उसके लिए जो अनुबंध है, उसके लिए जो हम लोग सहमति देंगे, उसको हम लोग ठहराव कहते हैं। यहाँ पे चिंतन की बात की गई है, तो चिंतन और ठहराव और सहमति यहाँ पे तीनों सारी बातें एक ही तरह से ली जाती हैं। लीक के अनुसार ठहराव से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति से है, जो विषय वस्तु के संबंध में एकमत होते हैं। यानी कोई भी विषय वस्तु होगी, दो या दो से अधिक लोग होंगे और उस विषय वस्तु पर सारे लोग क्या होंगे, सहमत होंगे। लीक इसके बारे में परिभाषा ये देते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। यानी दो पक्षों के बीच में जब अनुबंध के लिए दोनों पक्ष आगे बढ़े तो कोई विषय होता है, उस विषय वस्तु पर दोनों पक्षकार या फिर दो से अधिक पक्षकार भी हो सकते हैं, अपनी अपनी सहमति देते हैं
और एक दूसरे को वचन देते हैं कि जो भी विषय है उस पर हम लोग स्थिर रहेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ठहराव। अब वचन क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उसकी चर्चा हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे और उसका लिंक मैं यहाँ पे इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप सभी लोग जरूर देखें। अब देखते हैं कि ठहराव संक्षेप में हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, यानी ठहराव तभी बनेगा जब एक पक्षकार किसी को प्रस्ताव दे रहा है और दूसरा पक्षकार उधर से एक्सेप्ट कर ले रहा है, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों होनी चाहिए, तभी वह ठहराव बनेगा। आप लोग जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इस इक्वेशन को जरूर लिखेंगे, एग्जाम में नंबर अच्छा मिलता है। या फिर इस इक्वेशन को जब आप लोग याद रखेंगे तो आपको कभी भी जीवन में ये नहीं भूलेगा कि ठहराव आखिर होता क्या है। अब देखते हैं कि ठहराव के लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक पक्षकार। ये नॉर्मल सी बात है कि जब तक 2 या 2 से अधिक पक्षकार नहीं होंगे तब तक ठहराव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने आप से क्या ठहराव करेगा। दूसरा, पारस्परिक सहमति। दोनों लोगों में सहमति होनी चाहिए किसी भी बात पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति सहमति देता है, यानी जो प्रस्ताव दे रहा है वही कहता है कि हाँ मेरा सही है, तुमको सहमति हो या ना हो हम अनुबंध कर लेते हैं, हम अपना ठहराव मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ज़बरदस्ती हम लोग किसी पर दबाव दे करके ठहराव करवा रहे हैं, जो अधिनियम के द्वारा वर्जित है। अभी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग जब उसकी चर्चा करेंगे तो हम लोग प्यार से अच्छे से समझेंगे उसको। तीसरा, वैधानिक संबंध। दोनों लोगों में वैधानिक संबंध होना चाहिए, यानी जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करके यहाँ पे अनुबंध होने चाहिए। चौथा, पारस्परिक संवहन यानी संचार। दोनों लोगों में जो वार्तालाप है, जो आपस की बातें 2 लोग शेयर कर रहे हैं किसी भी विषय पर, वो होना चाहिए। और यह वार्तालाप पहली बात तो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। पांचवा, परिणाम। और जो भी सहमति हो रही है, जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और प्रस्ताव की स्वीकृति हो रही है, कुछ न कुछ उसका परिणाम निकलना चाहिए। सामने वाला जो व्यक्ति है वह कहे कि हाँ हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और हम किसी भी ठेके को या फिर किसी भी अनुबंध को करने के लिए तैयार हैं। छठवां, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। और दोनों पक्षों के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति भी अति आवश्यक है किसी भी ठहराव के होने के लिए। अगला, ठहराव के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। इसमें पहला है वैधानिक ठहराव यानी लीगल एग्रीमेंट। दूसरा है अवैध ठहराव, जो भी वैध नहीं होता है, जो भी नियम कानून के अनुसार नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवैध ठहराव, जिसको हम लोग इल्लीगल एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, व्यर्थ ठहराव यानी वॉइड एग्रीमेंट। चौथा, व्यर्थनीय ठहराव यानी वॉइडेबल एग्रीमेंट। पांचवा, स्पष्ट ठहराव यानी एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और छठवां है गर्भित ठहराव यानी इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब ये जितने भी ठहराव के प्रकार हैं वे सारे प्रकार बहुत ही बड़े हैं, तो इनको हम लोग अगले वीडियो में अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आपके पास यदि कोई भी प्रश्न हो इन सभी से जुड़े हुए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग फिर से अगले वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।